तो कहते हैं जिनके पास पैसा है वही पैसा से पैसा बनाते हैं, वही एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में छलांग लगाते रहते हैं। इसी क्रम में एक कंपनी का नाम मैं लेना चाहता हूं जिसका नाम है रिलायंस। और रिलायंस के दो ग्रुप्स हैं बेसिकली, एक है बड़े भाई साहब की, एक है छोटे भाई साहब की। तो ये कंपनी है छोटे भाई साहब की, जिसकी जो लोगो है वो दूसरी टाइप की है। और इसकी हम बातें करने वाले क्योंकि इसका जो एक स्टॉक है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है। और मार्केट में एक जो रिएक्टिव होता है ना पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, वो एक्टिव रहा है। दोस्तों मैं कोई इस स्टॉक के प्रति आपको रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ किसी को बाई या सेल करने के लिए, कंप्लीटली इज लर्निंग पर्पज के लिए है। जो मैंने लर्निंग किया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आती है अ, वो आपके साथ रखता हूँ। क्योंकि बिजनेस और फाइनेंस को जो टॉपिक्स है ना, ये बड़ा कम्प्लेक्सिटी का होता है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने में जो एंजॉयमेंट है ना, वही एक क्लैरिटी लेके आती है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी जो उसके 300 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, मार्केट में कर रहा था, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.29% के आसपास जब वो ये डे टू डे की चेंज होती रहती है, इसमें हमें कुछ फोकस नहीं करते। हम इसके ध्यान देने वाली बातें होती है फंडामेंटल्स, लेकिन टेक्निकल की चीजें जो फंडामेंटल्स में कंपनी का बेसिस क्या है, कंपनी करती क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं। जो कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, उनकी ढेर सारे चीजें हैं। जो कि पहला काम है जनरेशन का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है। साथ में देखूँ तो ट्रांसमिशन का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए काम करती है। और तीसरी काम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे, जब पहुंच जाते हैं तो वहां से घर तक पहुंचाने के लिए जो काम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। इनकी ये कंपनी है BSES यमुना लिमिटेड करके, पावर लिमिटेड करके, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि सब्सिडी इनके और सभी सब्सिडी होंगी। एक है ट्रेडिंग, बिजली के अंदर भी ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग कई बार क्या होता है, जो अपने हमारे इस स्टेट में नहीं है लेकिन हमें इस स्टेट में काम करना है, तो हमें किसी दूसरे स्टेट से खरीदना है। हमारी बिजली, हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी दूसरे स्टेट में है लेकिन हम वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो जनरेशन का है उसको हम ट्रेडिंग किसी और को बेच देंगे। तो ये इसका काम करता है ट्रेडिंग का, बिजली का ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होता है। इसके साथ साथ रोड मैप की बात करें तो रोड में ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, डेवलपिंग के लिए काम होती है, जो है इसको कंस्ट्रक्शन। एयरपोर्ट भी काम करती है, जो कि एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करती है, डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जो कि कंपनी का नाम है एयरपोर्ट्स, रिलायंस एयरपोर्ट्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करके नाम से। इसके साथ साथ मेट्रो का काम करती है। ये इनकी खुद की मेट्रो होती है और मेट्रो लाइन बिछाई हुई है, जैसे कुछ मेट्रो सिटीज़ के अंदर। साथ में देखो इसके पास इंजीनियरिंग वर्क्स भी हैं जो कि काम करती है। और देखें तो डिफेंस का भी काम करती है कंपनी, जो कि काम इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी की बात कर रहा हूँ। इसकी ढेर सारी सब्सिडरी कंपनी है, डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि काम करती है इसके साथ साथ। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को बेस्ट मेट्रो ऑफ द इंडिया 2016 में अवार्ड मिला था। और वही अवार्ड के भरोसे अभी तक ये कंपनी चल रही है, जो कि दिल्ली मेट्रो में, और सॉरी मुंबई मेट्रो में इनको दिया था, में मिला था। अब जब करते इस कंपनी का, जो इस कंपनी के लिए तो अबर परफॉर्मेंस, इसकी एनर्जी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके साथ साथ डिफेंस की बातें। अब हम बातें करते हैं इसकी फंडामेंटल्स, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के पास तो इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बातें कर रहे हैं, जो कि 300 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। इसकी 52 वीक की हाई की बात करें तो 308 पे है, और लो की बात करें तो 131 पे है। इस लेवल पे देखें तो ओवरऑल ये भी 52 हाई को ब्रेकआउट करके थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट बुकिंग किया है, उसके बाद थोड़ी सी चलने का प्रयास किया। इसलिए हमने इस स्टॉक को लिया, क्योंकि ये स्टॉक बैक टू बैक जंप करता जा रहा है। हम उसी जानने का प्रयास करते हैं स्टॉक के ऊपर, तो क्या कहती है मार्केट के रिएक्शन। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। और इस स्टॉक में यदि एक साल को डेटाबेस को देखा जाए, तो एक साल में इस कंपनी ने एक शुरुआती किया था 151 के आसपास, जो टाइम फ्रेम के अंदर आती है। और उसके बाद 151 से लेकर के ये डबल रेंज ले लिया, 300 के आसपास आ गया, 308 रुपये तक इसका हाई था। और बैक टू बैक देखेंगे तो बैक टू बैक ये 52 हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। पहले तो कुछ स्टेबिलिटी थी इस स्टॉक के ऊपर, फिर उसके बाद जब स्टेबिलिटी आई तो और बुलिश हो गया। और धीरे धीरे ये बुलिश के अट्रैक्शन के साथ काफ़ी बुलिश रिएक्शंस में चल रही है, पॉजिटिव थिंकिंग में चल रही है। अब इस स्टॉक में 5 दिन के चार्ट देखो तो 5 दिन के चार्ट का जो मूवमेंट है वो रिसेंटली 268 से लेकर एकाएक जंप हुआ था, जो कि 290-300 तक आसपास गया था। एक महीने के चार्ट में जहां तक अक्सर स्टॉक्स में देखने को मिला कि गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पे इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस लेवल को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया, जबकि गिरावट जो थी इसकी वो थोड़ी सी हल्की कम थी, लेकिन इसका परफॉर्मेंस लेवल ज़्यादा था।
अब इसके साथ साथ 3 महीने के चार्ट देखो तो वो उसी बेसिस पे परफॉर्मेंस करता है, इस बेसिस पे उसको रहना चाहिए, जो कि स्टेबिलिटी लगती है। तो स्टॉक के अंदर स्पेसिफिक जो है स्टेबिलिटी लगती है, क्योंकि इसका जो रेंज निकल के आता है किसी स्टॉक के प्रति, जो रेंज आसपास ट्रेड करने वाला हो, यदि वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, अर्थात वो यदि ज़्यादा 5% की ग्रोथ कर जाए, 5% गिर जाए, तो उसमें वॉलेटिलिटी रहने के बाद वो लिक्विडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, जो स्टॉक जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर कहते हैं ना, ट्रेडर के हाथों में होता है उनको कब गिराना है कब खसाना है, 5%, 2%, 3%, क्योंकि यहाँ बेचने वाले भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और खरीदने वाले भी इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। 6 महीने के चार्ट देखो तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने में नजर आती है, 1 साल तक चार्ट पता ही है, हमने स्टार्टिंग में 1 साल के चार्ट देखा था और स्टेबिलिटी की नज़र दिखती है स्टॉक के ऊपर। इसका जो रिएक्शन देखता हूँ जबकि टेक्निकल की चीज़ें देखो तो टेक्निकल वाली चीज़ों में इसका पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि 52 हाई को ब्रेकआउट किया है, इससे पहले भी सिर्फ 52 हाई को ब्रेकआउट किया था, तो उसके ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा चढ़ी थी। यहाँ पे जब 52 हाई को ब्रेकआउट किया था तो घटी थी, उसके बाद दोबारा जब लंबी पुल्स आई थी तो दोबारा इसमें चढ़ाई हुई, और दोबारा इसके जितनी ही स्टॉक इसके रन से चढ़ी थी उतनी ही रफ्तार से इसमें गिरावट आई, कि देखेंगे जो चार्ट लेबल्स कैंडल्स चार्ट के अंदर यही एक खूबसूरती होता है, एक क्लैरिटी होती है। तो और थोड़ा हम जूम आउट करेंगे तो एक क्लैरिटी ये निकल के आती है, जितनी रफ्तार से स्टॉक में जंप लगाया यहाँ पे, उसी रफ्तार से ऊपर जंप लगाया, उसके बाद उसका क्या मूवमेंट होना चाहिए, जैसे ही इसने स्टेबिलिटी खड़ा किया वहाँ पे, उसके बाद इसमें गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग के साथ दोबारा इसमें बैक टू बैक प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ दोबारा इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, और यही बैक टू बैक इसमें अभी चल रहा है कुछ पीरियड से, जो कि बैक टू बैक इसमें 52 हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। जब भी चार्ट देखेंगे, जहाँ से चार्ट खोलूँ तो इसमें चार्ट में यही नज़र आती है, किसी भी पीरियड में देखूं जहाँ पे इसमें ज़्यादा आई है चीज़ें, डाउनफॉल या खरीदारी आई है, वहाँ यही सिचुएशंस निकली है और यही सिंबल निकली है। इस बेसिस पे इस चार्ट के अंदर देखूं तो इस चार्ट के अंदर अभी जो पोजीशंस नए लग रहा है वो थोड़ी सी हल्की ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है, और स्टॉक दोबारा 300 के आसपास, 300 और 305 के आसपास तो दोबारा जाएगा, और टारगेट इसका और भी आगे तक जा सकता है, जो एक एट्रैक्टिव मूवमेंट लगता है। अब इस स्टॉक ने जब फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में जो कॉर्पोरेट एक्शन है कंपनी का, उसमें डिविडेंड बैक टू बैक पे किया था 18 तक, 18 के बाद कंपनी का कोई भी डिविडेंड का पार्ट नहीं रहा है यहाँ पे, ये कुछ भी 20, 19, 20, 21, 22, 23 में कुछ भी डिविडेंड का पार्ट नहीं रहा। रिजल्ट की पार्ट की बात करूं जो कि फंडामेंटल्स के अंदर आती है, तो कंपनी का जो एक तरह से क्या कहते हैं फंडामेंटल्स उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका सेल्स रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज की मूवमेंट में आधा हो गया, जो कि 189 बिलियन के आसपास का हुआ था पिछले सितंबर में, वो दिसंबर में होकर केवल 62 बिलियन का हो गया। जबकि नेट प्रॉफिट की पार्ट की बात करें तो लॉस में था 150 मिलियंस के आसपास का, तो 158 बिलियन, यहाँ पे थोड़ी सी इफेक्ट पड़ा, जो इसने एक्सपेंसेस था उसको उस हद तक पता लगता है जो उसने कम किया है, या ऐसा कुछ लगता है जो कि एक्सपेंसेस कम होने की वजह से इनका जो प्रॉफिट का पार्ट है वो कम हो गया, लेकिन प्रॉफिट लॉस लॉस उसी के आसपास रहा। लेकिन इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो जो निगेटिव में 80% के आसपास के निकल के आते थे, वो सीधे करीब 3 गुना से ज़्यादा हो गया, और वो करीब 251% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव्स में चली गई। ये इसके लिए फंडामेंटल्स के अंदर ये बुरी खबर होती है। तो स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, स्टॉक की जो रिवेन्यू होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक की बिजनेस जो कहते हैं फंडामेंटल्स के अंदर जो मैनेजमेंट है उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही, लेकिन तब भी स्टॉक में ऐसा लगता है जो जंप देखने को मिलती है, यहाँ पे इन्वेस्टर का रिएक्शंस चल रही है। हो सकता है अभी मार्च वाले क्वार्टर के अंदर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकल जाए, क्योंकि उनको कुछ हाथ लगा होगा ऐसे ऑर्डर्स वगैरह, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और है कि नहीं है। तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है यहाँ पे उस है करीब 16% के आसपास, 16.5% के आसपास, और जो 83% के आसपास की होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और ये पब्लिक के पास जो होल्डिंग है यही बड़ा इम्पैक्ट है, यहीं पे ट्रेडिंग का सारा गेम और कहते हैं सारा प्लान यहीं पे होता है पब्लिक के अंदर। तो मैं ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये छोटे जो जो 2, 4, 5, 10, 100 शेयर्स लेते हैं,
ये उनके लिए होता है क्योंकि उनको अवेयर रहना स्टॉक के प्रति क्या चल रही है, इसका फंडामेंटल्स स्ट्रांग है कि नहीं है, क्या उसका कोई यदि एक रिकमेंडेशन देता है, कोई डिसाइड करके बताता है ये स्टॉक अच्छा है नहीं है, तो उसके प्रति आपको खुद ही जानकारी होना चाहिए और खुद ही आप जा करके इसको रिसर्च कर सकते हैं। पहले सभी कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रति या किसी भी प्लान के प्रति पहले आपकी खुद की रिसर्च आवश्यकता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बेचने और खरीदने की कोई सलाह नहीं देता, ना मैं कोई एजेंट हूँ ना कोई एडवाइजर्स हूँ। तो बात करते हैं इस स्टॉक में जो कि पब्लिक के पास 83% की होल्डिंग है। साथ में देखो एनालिसिस वाले पार्ट में तो इसका रिजल्ट का जो पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ी कुछ पीरियड के अंदर जो बैक टू बैक इसका जंप है, 10 साल में अभी भी नेगेटिव्स है 34% के आसपास, लेकिन 5 साल के डेटा में देखूं तो करीब 123% का जंप है। हम चार्ट को देखें तो चार्ट के बेसिस पे 10 साल के चार्ट में तो ऑलमोस्ट नेगेटिव दिखती है, और इसको हम यदि दोनों 52 और दोनों डेट को ले लें तो इसमें निगेटिव दिखती है और इसका अभी बेस नहीं दिखता उस लेवल पे जहाँ पे होना चाहिए था। इसके साथ साथ देखूँ यदि इसको 5 साल के बाद 3 साल के डेटाबेस में 3 साल के डेटाबेस में काफ़ी इंक्रीज किया है परफॉर्मेंस इसका। 3 साल में जो परफॉर्मेंस लेवल रहा है इस स्टॉक का वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया, और चेंज इस लेवल पे हुआ जो इसमें बड़ी उछाल आई, क्योंकि ये काफ़ी गिर गया था। स्टॉक काफ़ी गिरने की वजह से जो कि 33 रुपये पे आ गया था, एक भूचाल से जैसे लगती है ना जब कुछ ऐसा आती है आपदी आपदी आपात स्थिति आती है तब भूचाल आ जाती है, तो इसलिए इसमें स्टॉक में 32-33 रुपये पे आ गया था। दोबारा स्टॉक में जो जंप लगाया वो करीब 200 के आस 300 से 231-32 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है परफॉर्मेंस था इसका। इस बेस की बात करें तो इसमें 2 साल के अंदर 126% का जंप है, 1 साल में 97% के आसपास जंप है, 6 महीने में 73% से ज़्यादा जंप कर चुका है। 3 महीने में देखूं तो करीब 30% जंप है, 1 महीने में देखूं तो 31% का जंप है, 2 सप्ताह में देखूं तो करीब 8% के आसपास, और 1 सप्ताह में और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस किया क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक ये प्रॉफिट की तरफ चल रही है और करीब 10.5% से ज़्यादा की जंप कर चुका है। अभी के ट्रेडिंग सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये तब भी पॉजिटिव रहा है, जबकि सेंसेक्स में थोड़ी सी हल्की फुल्की बिकबाड़ी और खरीदारी दोनों को मौका मिला और स्टेबिलिटी के साथ 0.03% रहा। तो ये स्टॉक ने इस बेसिस पे देखूं तो इसको 1.29% का जंप किया आज के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे इसका जो चार्ट नज़र आता है वो बैक टू बैक ये नज़र आता है जो कंपनी के चार्ट बेसिस पे कहती है जो कंपनी का परफॉर्मेंस होने वाला है, लेकिन फंडामेंटल्स कहती है फंडामेंटल्स उसने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वहाँ फंडामेंटल्स के अंदर उनकी रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रही है। यदि रिवेन्यू जनरेट हो पा रही है तो रिवेन्यू काफ़ी कम है हद तक, और जो इसका एक्सपेंसेस का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि परसेंटेज देखो तो काफ़ी चेंज हो जाता है। अब हम बातें करते हैं इसका जो कि शेयर होल्डिंग वाला पैटर्न होता है, उस पर चलते हैं और जानने की प्रयास करते हैं दोबारा क्या कहती है शेयर होल्डिंग वाले को, कौन से लोग हैं जो बड़े बिग बिग इन्वेस्टर्स में हैं। तो 16% के आसपास जो प्रमोटर होल्डिंग के पास है, प्रमोटर होल्डिंग के पास है उसमें से ज़्यादातर इनकी कंपनी होगी, रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स होगी, और इनके अनिल अंबानी इनके पास कुछ है नहीं, बाकी तो इनके कंपनी के पास ही स्टेक पड़ी हुई है। हम बातें कर रहे हैं आगे की जो कि एफ आई के पास है। एफ आई के पास 12% से 12.5% की पोजीशन है जो स्टेबिलिटी के साथ है। डी आई की बात करूँ तो डी आई में पोजीशन उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को कम भी किया था डी आई ने इस लास्ट पीरियड के अंदर, और मार्च में और भी देखेंगे क्या डीआई इसमें और पॉजिटिव व्यू ले रहा है या निगेटिव व्यू की तरफ चल रहा है या सब बिकवाली कर रहा है। अब जो पब्लिक के पास है वो पब्लिक वाले में जो नाम निकल के आता है उसमें सबसे बड़ी पहला नाम आता है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। ये इनकी फाइनेंशियल कंपनी है जो खुद की इंटरनल कंपनी है, उनके पास होल्डिंग करीब 11% के आसपास निकल के आती है। इसके साथ साथ मैथ्यू साइक्लोन, ये मुझे लगता है कुछ फॉरेनर है, इनके पास हो सकता है या फिर 4.4% के 4.1% की इनके पास है। यूनिवर्सल ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड है जो कि इनके पास भी 1% की होल्डिंग है। इसके साथ साथ देखूं तो वो सी एम एस के पास है, केतक के पास है, और ये आंथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के पास है। हो सकता है ये सब इंटरनल कंपनी हो या कुछ अलग कंपनी हो, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसके पास यदि पब्लिक की वाली 68% होल्डिंग में देखें तो ये ट्रेडिंग वाला पर्पस का इसमें से 11
और 4, 15, 16, 17, 18, 20, करीब करीब 20-22% निकाल दें तो ओवरऑल ये देखें तो करीब करीब 42-45% के आसपास, 45% आप भी इसमें एक पब्लिक के पास होल्डिंग है स्टेबिलिटी के साथ। तो तब भी इस मार्केट में रिएक्शंस जो है काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव है, जबकि डीआई यहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। डीआई के अंदर देखो तो कुछ बड़ी नाम नहीं आती, केवल एल के पास 1% की होल्डिंग, जबकि एल पोजिशन इंक्रीज कर सकता था, लेकिन एल भी यहाँ पे पोजिशन अप टू बैक टू बैक डिक्रीज कर रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर्स में भी था, उनमें से बिकवाली किया, उसके बाद भी बिकवाली कर रहा है इस फंड के थ्रू। तो हम बातें कर रहे थे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, जिनका सेटअप जो बन रहा है स्टॉक स्पेसिफिक के लिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक का सेटअप तो अट्रैक्टिव बन रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स उस लेवल पे, इस लेवल पे इनका टेक्निकल चीज़ें हैं, उन पे फंडामेंटल्स उस लेवल पे कंपेयर नहीं कर पाता है। तब भी मेरा कोई एडवाइस नहीं है किसी के स्टॉक के प्रति। आप देख रहे थे बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग, मैं हूँ प्रभात, और ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस, only on learning and awareness is the purpose for this channel. Thank you so much for joining here.